नेक्स्ट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं रिएक्ट करता है अटैकिंग रिएजेंट के साथ, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनली प्रोडक्ट। इसी बात को यहाँ पे पिक्टोरियली और डायग्रामेटिकली यू कैन से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत सारी रिएक्शन में यही सेम चीज़ रिपीट होने वाली है। एंड अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल टाइप के होते हैं, इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन वगैरह बन जाते हैं, एंड देन फाइनल प्रोडक्ट। ये बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आप रिएक्शंस की फॉर्म में, तो ये फॉर्मेट आपको डेफिनेटली लर्न हो जाना है, तो यहाँ से इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट का अगर दूसरा अल्टरनेट वर्ड आप खोजें तो बेस होता है किसी भी चीज़ का। अब इलेक्ट्रॉन्स तो आते जाते रहते हैं रिएक्शन के अंदर, बेस तो एटम्स ही फॉर्म करते हैं ना, यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कार्बन एटम्स होंगे, तो जो बेस फॉर्म कार्बन देगा जो वो बेस फॉर्म करेगा, इसलिए इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं नए बॉन्ड के लिए। एंड दूसरा रिएक्टेंट जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, इसको रिएजेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, लेने और देने का ही काम करता है, उसको रिएजेंट बोलते हैं। if both the reactant supply the carbon to the new bond then the choice is arbitrary, and in that case the molecule on which attention is focused is called a substrate। ये अब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड पॉइंट आ गया यहाँ पे, जहाँ पे सिस्टम की डेफिनेशन दी गई थी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, हमारा फोकस अटेंशन जिस पार्ट पे है उसको सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर सिस्टम रिप्लेस हो गया सबस्ट्रेट से, वही चीज़ बोल रहा है। एंड ये जो रिएजेंट होता है अटैकिंग रिएजेंट, ये दो टाइप का होता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। दोनों ही केसेस में एटम्स वगैरह ऐड नहीं करता है ये, ना लेके जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेने देने का काम होता है। तो इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि सबस्ट्रेट यहाँ पे कार्बन जो एटम सप्लाई करेगा उसी को सबस्ट्रेट बोलेंगे। इन सच ए रिएक्शन कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स और कार्बन एटम्स और सम अदर एटम इज ब्रोकन एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब अ sequential account of each step describing the details of electron movement, energetics during bond cleavage and formation, and the rates of transformation of reactants into products means the kinetics इज रेफर टू एज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या बताना चाहता है। मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, जो रिएक्शन होती है उसको समझाया जा रहा है स्टेप वाइज, इसी को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। एंड इसमें तीन चीज़ें आती हैं, ये आप ऐसे याद रखिए, इसमें चेन आ रहा है, चेन तीन से रिजेंबल करता है, उसे याद रखिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तो सबको याद रह जाता है कि एक पार्ट होता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, ये आगे भी देखने वाले हैं, ये डिस्कस किया गया इसी चैप्टर में। एंड फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं जहाँ भी रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जरूर शो की जाती है वहाँ पे, तो ये तो याद रह जाता है एस्पिरेंट्स को। लेकिन बाकी जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, एनर्जेटिक्स बॉन्ड क्लीवेज और फॉर्मेशन की, इसको थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं क्योंकि एनर्जेटिक्स होती है चेंज इन एंथैल्पी, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के अंडर पढ़ते हैं हम। एंड रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको तो उसने नाम दे ही दिया काइनेटिक्स, बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स है ये। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अलावा थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स आल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये आसानी से लर्न नहीं रहता एस्पिरेंट्स को, रीज़न बहुत साफ है, ऑब्वियस भी है, क्योंकि कहीं मेंशन ही नहीं है जहाँ जहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म है, डेल्टा एच की और ये रेट्स की बात कोई करता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको चेन से तीन यहाँ पे याद रखवाया कि तीन चीज़ें होती हैं, याद रखना आसान भी है, ऐसा मुश्किल बात नहीं है। मूवमेंट बोल रहा है, मूवमेंट तो हमें ये तो याद रह जाएगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। आगे है डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स यानी चेंज, चेंज तभी होगा जब मूवमेंट होगी। और तीसरा है, तीसरे जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका तो काइनेटिक्स हम जानते हैं मोशन से एसोसिएटेड है, तो ये तीनों आपस में मिले जुले वर्ड्स हैं, तो ज़्यादा याद रखना मुश्किल भी नहीं है ये। नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, जो कि दो टाइप से हो सकता है, हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, एंड लाइटिक लाइसिस है मींस क्लीवेज, यानी जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों एटम्स, जो दो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बोला गया है उनको, अगर डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके जा रहे हैं, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। होमो मीन्स सेम, होमो और आइसो में कोई फ़र्क नहीं होता, अगर सेम प्रोपोर्शन लेके जा रहे हैं तो इट वुड बी होमोलिटिक क्लीवेज। क्वाइट ईजी नोमेनक्लेचर है यहाँ पे। हेटेरोलिटिक क्लीवेज के अंदर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स, आगे लिस्टेट किया गया है यही। आफ्टर हेटेरोलिसिस वन एटम हैज़ अ सेक्सटेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड पॉजिटिव चार्ज
एंड द अदर द वैलेंस ऑक्टेट विद एटलीस्ट वन लोन पेयर एंड अ नेगेटिव चार्ज। ये जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज है ये दो टाइप से हो सकता है, या तो वो दूसरे वाला एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जैसा कि इस केस में हुआ है। एंड अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन उससे छीन लेगा। तो पहले वाला केस यहाँ पे डिस्कस किया गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड के वो लेके चला जाएगा तो कार्बन के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे। उसी को यहाँ पे बोला गया है सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब 8 होते हैं उसको ऑक्टेट बोलते हैं। और जो वो दूसरे वाला है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन उस अपने साथ ले लिए हैं उसने, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी उसके बाद, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। एंड कार्बन के पास कमी होगी तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है ब्रोमोमीथेन का, विच वैन ब्रेक्स अप ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, बी आर माइनस साइन हो आ जाएगा बी आर के ऊपर, एंड कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये मिथाइल कार्बोकेटाइन बन गया, इसके बारे में आगे डिस्कस किया गया है। एंड ये जो कंप्लीट एरो होता है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को इंडिकेट करता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। स्पीशीज हैविंग अ कार्बन एटम पोजेसिंग सेक्सटेट, ये सेक्सटेट टेक्स्ट नहीं टैट होना चाहिए, ये एक्स मिसिंग होना चाहिए यहाँ से, of electrons and a positive charge is called a carbocation, अर्लियर कॉल्ड कार्बोनियम आयन। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है यूजुअली एस्पिरेंट्स को, यहाँ पे कार्बोनियम आयन को कार्बन आयन से कंफ्यूज कर जाते हैं, जो कि आगे आने वाला है, क्योंकि साउंड भी करते हैं ऐसी सिमिलर, ऐसी बात नहीं है। एन आई ये दोनों में सेम साउंड होता है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, जो कार्बोकैटायन है उसमें कार्बो वर्ड आ रहा है, और कार्बोनियम आयन में भी कार्बो आता है, तो कार्बो कार्बो का एक साथ याद रखिए कि कार्बोकैटायन होता है कार्बोनियम आयन। जो कार्ब अनायन है, अगेन जैसा कि मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, उसमें ओ नहीं आता, कार्बो नहीं होता, सिर्फ कार्ब होता है फिर अनायन होता है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। CH3+ आयन इज नोन एज मिथाइल कैटायन और मिथाइल कार्बोनियम आयन। पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन है, एंड CH3 ग्रुप मिथाइल होता है, ये हम जानते ही हैं, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना बात। कार्बोकैटायंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बेस्ड ऑन वेदर 1, 2 और 3 कार्बन आर डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो बहुत सिंपल है इनका नोमेनक्लेचर। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से एक अटैच होगा तो प्राइमरी, दो हो तो टर्शरी सेकेंडरी, और तीन हो तो टर्शरी कार्बोकैटायन होगा। यहाँ पे एग्जांपल लिए गए हैं, इथाइल कैटायन एक ही अटैच तो ये प्राइमरी होगा, और आइसोप्रोपाइल कैटायन दो हैं तो ये सेकेंड, इट वुड बी सेकेंडरी, एंड तीसरा है टर्ट ब्यूटाइल कैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन होगा, क्योंकि 3 कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच्ड हैं। कार्बोकैटायंस आर हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पीसीज। अब ये इन जनरल हम जानते हैं न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं वो जो स्टेबिलिटी गेन करती हैं, यानी जो स्टेबल होती हैं। ये पॉजिटिव रिचार्ज है इसलिए ये रिएक्टिव होगा, एंड इसी से समझ सकते हैं कि अनस्टेबल होगा। Alkyl groups are directly attached to the positive charge carbon, stabilize carbocations due to the inductive and hyperconjugation effect। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें तभी समझ में आ गया, इन दोनों इफेक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ देंगे, आगे डिस्कस किएंगे, यहाँ सेक्शंस भी मेंशन्ड हैं। अभी के लिए इतना याद रखिए कि अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकैटायन को, उसी के रिगार्डिंग आगे ऑर्डर दिया गया था। ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी वुड बी methyl carbocation would be least stable and the tert butyl carbocation, मतलब जो टर्शरी कार्बोकैटायन है मोस्ट स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं जिसमें मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप्स हैं। इन कार्बोकैटायंस की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 इनमें सिग्मा बॉन्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, दिस वी नो फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। एंड प्लेनर शेप उसके साथ होती है एसोसिएटेड, दिस वी आल्सो नो। Shape of methyl carbocation may be derived from the overlap of the 3 equivalent sp3 hybridized orbitals of carbon with 1s orbital of each of the 3 hydrogen atom। ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है CH सिग्मा बॉन्ड से, तो ये ओवरलैप से 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे। ये चीज़ भी अगेन केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। The remaining carbon orbital is perpendicular to the molecular plane and contains no electron। ये जो perpendicular है ये पाई ऑर्बिटल है, perpendicular होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बताया गया था पाई बॉन्ड के केस में। आई मीन जहाँ पे पाई बॉन्ड डिस्कस किया गया एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, एंड इन जनरल केमिकल बॉन्डिंग में भी ये फैक्ट हम पढ़ते ही हैं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये जो जहाँ से कार्बोकैटायन जनरेट होता है जिस प्रोसेस से, उससे हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे CH3Br का एग्जांपल लिया गया था, तो Br कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है,
एंड कार्बन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग 3 और ऑर्बिटल्स में पाया जाता है। इस यहाँ पे एक s और 2 p ऑर्बिटल, ये तीनों कंबाइन करके हाइब्रिडाइजेशन करके 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि हाइड्रोजन के वनस के साथ कंबाइन करके ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं इस मिथाइल कार्बोटाइन के अंदर। एंड जो चौथा p ऑर्बिटल था वो खाली रहता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके जा चुका है, सो दैट्स व्हाई इट इज एम्प्टी। एंड यहाँ पे जो शेप दी हुई है मिथाइल कार्बोकेटाइन की, इसमें जो बॉन्ड्स टाइप ऑफ बॉन्ड्स दिए हुए हैं मुझे उनमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ इन्होंने देखा था एंड बोला हुआ है एंड हम ही भी कंसेप्चुअली ये जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग से कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन से एसोसिएटेड प्लेनर शेप होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। एंड वहाँ उस केस में तीनों ही बॉन्ड्स एक प्लेन में होने चाहिए। यहाँ देखिए ये बॉन्ड दिया गया है जो कि आउट ऑफ द प्लेन है एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, ये टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है अबव द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड ये सिर्फ एक बॉन्ड दिया हुआ प्लेन में। तो मुझे ये कन्फ्यूजन हो रही है इसमें, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो तीनों टाइप के बॉन्ड्स 3D शेप कैसे हो सकती है इसकी। इवन दो अगर आप इसका बेटर एक्सप्लेनेशन जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ से अभी के लिए इतना हमें ज़रूर याद रखना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जो कि सिग्मा बॉन्ड से कैलकुलेट की जा सकती है और उसके उससे एसोसिएटेड प्लेनर शेप होगी इसकी। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, जो कि दूसरे टाइप की मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे डिस्कस की गई है। Hydrolytic cleavage can also give a species in which carbon gets the share pair of electrons, and in such a case the other atom or group must be less electronegative as compared to carbon. For example, when group Z leaves without electron pair, methyl anion is formed. तो कार्बन ने उस सामने वाले एटम या ग्रुप का भी कंट्रीब्यूट किया, वहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो कार्बन के पास यूजुअली 4 होते हैं, 3 यहाँ पे शो हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में, एक उसके पास था और एक उसने ले लिया, तो 5 यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। दिस लोन पेयर इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। देयर इज नो वेयर अ केस वेयर नेगेटिव चार्ज है किसी ग्रुप के पास और उसके पास लोन पेयर नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं होता। तो ये लोन पेयर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव चार्ज, एंड इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है अपना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दूसरे ग्रुप पे। Such a carbon species carrying a negative charge on carbon atom is called carb anion. Anion है of course and carbon का, इसलिए carb anion नेगेटिव चार्ज वाला। इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल शेप होती है। अब इसकी शेप देखिए मिथाइल कार्बन आयन की, इसको देख के क्या याद आ रहा है आपको, केमिकल बॉन्डिंग से क्या NH3 की शेप, अमोनिया की शेप याद आ रही है? जी हाँ, उस जैसी ही है ये, पिरामिडल शेप होती है उसकी, यानी कि distorted tetrahedron due to the presence of this lone pair। दो अगर एक और ऐड हो जाए लोन पेयर तो वाटर की शेप जैसी हो जाएगी, उसमें और बेंट शेप हो जाती है डिस्टोर्ट पिरामिडल के कंपैरिजन में भी। तो ये सब चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग में देखा है, उस जैसी स्ट्रक्चर होती है क्योंकि इसका फॉर्मूला उस जैसा दिखता है CH3 माइनस NH3 माइनस जैसा। तो ये शेप याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए हमारे लिए। कार्बन आयंस आर आल्सो अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पीसीज, चार्ज इस पे भी है तो अनस्टेबल ये भी होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज आर कॉल्ड आयनिक, हेट्रोपोलर और जस्ट पोलर रिएक्शंस। अब हेट्रोलिटिक होती है, हेट्रोपोलर होती है ये रिएक्शन, इनको बोलते हैं ऐसा, ये हेट्रोलिटिक से हमें याद रखना है। एंड क्योंकि यहाँ पे आयंस जनरेट हो रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसलिए आयनिक भी बोल सकते हैं और पोलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोल्स का मतलब ये होता है ना डाइपोल, मतलब टू अपोजिट चार्जेस, उसी को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं इसलिए पोलर भी बोला जा सकता है। इन होमोलिटिक क्लीवेज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोज विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया चीज़, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा अगर एक सिंगल बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाई हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। तो कर्व्ड एरो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को शो करती है, ये तो हम जानते ही हैं, पीछे देखा हमने। लेकिन हाफ हेडेड है ये, इसका मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो कर रही है, कंप्लीट वाली दोनों की करती है। फिश हुक से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये फिश की तरह भी दिखाई दे रही है ये स्ट्रक्चर, और हुक जैसी भी दिखाई दे रही है। तो आपको ये याद रखने में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फिश हुक भी बोलते हैं इस हाफ हेडेड एरो को। सच क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज एटम्स ग्रुप्स विच कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। फ्री इसलिए क्योंकि इनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, एंड
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसी को यहाँ पे बोला गया है। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि कोई चार्ज नहीं डेवलप हो रहे इन पे। दीज आर आल्सो वेरी रिएक्टिव क्योंकि ऑक्टेट की कमी इनमें होती है, एंड जिस भी कंपाउंड का ऑक्टेट है वही स्टेबल होता है, नहीं है जिसके पास अगर वो तो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहेगा ऑक्टेट कंप्लीट करके, तो दैट्स व्हाई दीज आर अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पीसीज। जो बॉन्ड बनाया हुआ था इनके बीच में आर और एक्स, यही तभी बना था जब इन दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट करा था। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बॉन्ड बनाए जाते हैं यूजुअली, ये केमिकल बॉन्डिंग में देखा है। तो टूट जाएगा तो यार ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो इसलिए अनस्टेबल हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अल्काइल फ्री रेडिकल ये कार्बन वाला है, और दूसरा एक्स अगर हलाइड है तो हलाइड फ्री रेडिकल होगा। Alkyl radicals are classified as primary, secondary and tertiary just like we did for carbocations. Radical stability increases as we proceed to primary to tertiary. तो मिथाइल फ्री रेडिकल लीस्ट स्टेबल होता है, और टर्ट ब्यूटाइल यानी टर्शरी फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल होता है। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकटाइन जैसा होता है। इसके जस्ट अपोजिट जो कार्बन आयन है उनकी स्टेबिलिटी मतलब एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं की है, लेकिन हमें इन्फ्राक्ट करना चाहिए कार्बोकटाइन से, क्योंकि उन पे चार्ज अपोजिट है, तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपोजिट होगा। कार्बोकटाइन टर्शरी वाला मोस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होगा कार्बनाइन टर्शरी वाला, ये आपको पता होना चाहिए, इन्फ्राक्ट करना आना चाहिए। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम कैसे होती है, कार्बोकटाइन का ऑर्डर और फ्री रेडिकल का ऑर्डर, इसको ऐसे याद रखिए कि दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। उसके पास पॉजिटिव चार्ज है एंड इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट उसके पास भी नहीं है, लेकिन उसके पास चार्ज है, इसलिए मैंने अलग से उसको मेंशन किया है। तो कॉमन चीज़ दोनों में ये है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम है। जो दूसरा है कार्बनाइन, उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये कंडीशन दूसरी है उसमें, एक में दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक में एक्सेस है, इसलिए दोनों का ऑर्डर अपोजिट है। एंड जब एल्काइल ग्रुप्स पढ़ लेंगे हम डिटेल में आगे, जब इंडक्टिव इफेक्ट बताया गया उसमें, तो ये क्लियरली भी आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है एल्काइल ग्रुप, एंड एक पॉजिटिव चार्ज को चाहिए कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे, एंड यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये स्टेबलाइज होते हैं एल्काइल ग्रुप से। एंड डीस्टेबलाइज होता है कार्बोनाइन एल्काइल ग्रुप से, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, कोई इसको ऐसा चाहिए कि उससे इलेक्ट्रॉन निकाल ले कार्बोनाइन से, क्योंकि उसके पास एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स की। ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड बाय होमोलिटिक फ्यूजन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल और होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शन। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये कंडीशन काफ़ी स्पेसिफिक होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए सनलाइट की प्रेजेंस से। आपको ये रिएक्शन कंडीशन देके पूछा जा सकता है कि बताओ भाई कौन सी रिएक्शन होगी अगर हम इन कंडीशंस का इस्तेमाल करें, इतना तक स्पेसिफिक है ये फ्री रेडिकल के लिए। तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एक पोर्शन आने वाला है ओजोन लेयर डिप्रेशन का, तो उसके अंडर जहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में एक रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल ही, उसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में इतने ऊपर वाले पार्ट में एटमॉस्फेयर के सिर्फ एक ही सोर्स अवेलेबल है एक्टिवेशन एनर्जी के, दैट इज सनलाइट। तो इससे हम याद रखेंगे फ्री रेडिकल्स के लिए सनलाइट होती है एज अ सोर्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि होमोलिटिक फ्यूजन को होमोपोलर भी बोल सकते हैं, ये दोनों नाम सेम हो रहा है। फ्री रेडिकल इसमें जनरेट हो रहे हैं तो फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नॉन पोलर इसलिए क्योंकि चार्जेस डेवलप नहीं हो रहे हैं इसमें। आगे सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में बताया गया है। ये जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट नहीं किया, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने हाल ही पढ़ ली हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया है इसको। आयंस आर जनरली नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स एज सच पार्टिसिपेट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल रहे हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो वो वैसे नहीं टूट सकते ऑब्वियसली जैसे आयनिक कंपाउंड्स टूटते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं वो, इसीलिए वो आयंस में टूट पाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं, इसलिए वैसे नहीं टूट पाते। अब आप पूछेंगे पीछे टूट तो रहा था, Br- टूटा था, CH3+ टूटा था, जी नहीं, वो एग्जैक्टली नहीं टूट रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंडर हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे रिएक्शन होगी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है ओबियसली, क्योंकि आयंस में टूटने की टेंडेंसी सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स की होती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। एंड दो रिएक्शंस आपको बताई गई हैं यहाँ पे, सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, उससे एक प्रोडक्ट बनता है, जो कि पीछे इन जनरल बताई गई थी, वही बात यहाँ पे रिपीट की गई है। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूँ इन रिएक्शन के बारे में आपको। पहली रिएक्शन है ये, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्कीन्स की स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, एल्काइंस की भी होती है ओबियसली, जहाँ भी पाई बॉन्ड मिलेगा वहीं ये रिएक्शन हो पाएगी।
एंड इन जनरल स्पेसिफिक नाम आप जानना चाहें तो इसको हेलोजिनेशन बोलते हैं, हेलोजन का एडिशन हो रहा है। इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत रेयरली देता है बेंजीन। इसका रीज़न आगे हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है एंड इट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इन दोनों की ही डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स में आने वाली है। यहाँ सिर्फ इन जनरल आइडिया देने के लिए आपको बताया गया है, ये डिटेल्स में नहीं जाना है हमें यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स दोनों टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। रिएजेंट्स अटैक द रिएक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट। ऑफ कोर्स रिएक्शन वहीं से प्रोसीड कराई जा सकती है, क्योंकि मोस्ट अनस्टेबल पार्ट वही होता है किसी भी कंपाउंड का। द रिएक्टिव साइट में बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट portion of the molecule that would be a positive reactive site with an incomplete electron shell or positive end of the dipole। तो दो टाइप की पॉजिटिव रिएक्टिव साइट होती है, या तो वो एटम जिसका इलेक्ट्रॉन शेल यानी वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, खुद वो पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा पॉजिटिव एंड यहाँ तो क्लियर ही हो रहा है डाइपोल का। डाइपोल मीन्स एक ऐसा मोलिक्यूल जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा दूसरी कम है, तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं वहाँ पे। तो जो पॉजिटिव हैंड होगा दैट विल एक्ट एज पॉजिटिव रिएक्टिव साइट। एंड ऑफ कोर्स नेगेटिव स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो इसको अटैक करेगी। द अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच इट अटैक्स दीज साइड पॉजिटिव साइड्स को। इफ अटैकिंग स्पीशीज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देन रिएक्टिव साइड इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस मॉलिक्यूल व्हिच सप्लाइज इलेक्ट्रॉन दैट इज द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन डबल बॉन्ड। तो ये शुरुआत में ही हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में, पाई बॉन्ड जहाँ बताया गया है डबल पाई बॉन्ड का ही एग्जैक्टली स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस की गई है वहाँ पे कि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड्स वाला अगर कंपाउंड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसमें, तो जो रिएक्टिव साइट होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो अटैकिंग रिएजेंट है दिस वुड बी पॉजिटिवली चार्ज इन दिस केस। इन दोनों का आगे नोमेनक्लेचर किया गया है। A reagent that brings electron pair to the reactive site is called nucleophile। Nucleo means nucleus means positive charge and phile means loving or seeking, यानी जो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है वो खुद नेगेटिव होना चाहिए ना। तो न्यूक्लियोफाइल will have an electron pair or negative charge, you can say, that is nucleus seeking and reaction is called nucleophilic। तो reagent से भी डिफाइन होती है और सबस्ट्रेट से भी डिफाइन होती है ये रिएक्शन सीधे सीधे क्योंकि रिएजेंट्स हमें दिखाई देते हैं अटैकिंग रिएजेंट, इसलिए उनसे इनको याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। जिसमें न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो न्यूक्लियोफिल होगी। अ रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन सीकिंग होता है तभी तो लेके जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, दो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक। ड्यूरिंग अ पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब यहाँ पे नेसेसिटी है कि पोलर होनी चाहिए ऑर्गेनिक रिएक्शन, मीन्स पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन है। पोलर होगा तभी उसमें नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो पाएंगे, और ये न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करने के लिए साइट इनको मिल पाएगी, क्योंकि ये खुद नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, तो वैसी साइट इनको चाहिए पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। तो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ नेसेसिटी फॉर रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया, क्वाइट ऑब्वियस पॉइंट है। अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोफिलिक है यानी उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होगा वो सेंटर। एंड पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिवली चार्ज है स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल जिसको पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस चार्ज की नीड है वही इस पर अटैक करेगा। सिमिलरली electrophile attack a nucleophilic center which is electron rich। Electrophiles receive the electron pair from the substrate and a curved arrow notation indicates the movement of an electron pair from nucleophile to electrophile। कर्व्ड एरो इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट को इंडिकेट करती है। कंप्लीट एरो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अब हमने नोमेनक्लेचर देख लिया है इलेक्ट्रोफाइल का और न्यूक्लियोफाइल का, तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है ये। सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नहीं दिखाया यहाँ पे, ध्यान दीजिए, नेगेटिवली चार्ज विद लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर को ही रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव चार्ज। सच एज हाइड्रोक्साइड साइनाइड एंड कार्बोनाइंस। न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज वाटर सेकेंडरी अमोनिया, जी हाँ ये सेकेंडरी अमाइन होता है, ये टर्शरी है R3 वाला और R2 वाला सेकेंडरी है।
ये अमीन्स चैप्टर में इनकी क्लासिफिकेशन हम देखने वाले, जो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो सीधे सीधे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी एक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर्स हैं, और नेगेटिवली चार्ज वाले तो सीधे हमें दिख ही रहा है, नेगेटिव चार्ज है, यानी एक्सेस डोनेट करने का है इसके पास, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे उसने वाटर पे दिखाए हुए हैं लोन पेयर्स, नाइट्रोजन पे दिखाए हुए हैं, लेकिन आपको एक कंपाउंड देख के ये पता होना चाहिए उसकी वैलेंसी से कि उसके पास लोन पेयर हैं या नहीं डोनेट करने के लिए, ये आपकी खुद की नॉलेज होनी चाहिए। ये हम पढ़ते भी हैं हाइड्रोजन चैप्टर में भी, और इनऑर्गेनिक के नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक पी ब्लॉक में भी हमने पढ़ा हुआ है। वहाँ पे हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स बनते थे, बोरोन फैमिली के हाइड्राइड्स होते थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बन के इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और उसके बाद होते थे इलेक्ट्रॉन रिच, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हेलोजन्स के। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे एक हाइड्राइड है, और एल्काइल वाला कंपाउंड है नाइट्रोजन का, दूसरा भी नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स बनाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है लोन पे डोनेट करने की, दैट्स व्हाई दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। Examples of electrophiles include carbocations, neutral molecules having function group like carbonyl group, or alkyl halides where X is a halogen atom। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ही नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बोकटाइन ऐसा कर सकता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो भी एक्ट कर सकते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल, जैसे BF3 है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाता है वो। यहाँ पे एग्जांपल यह है कार्बोनिल ग्रुप का, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर विड्रॉ करेगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, नेगेटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये एक्ट कर लेगा। कार्बन इस केस में कार्बन सेंटर एक्ट करेगा क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एल्काइल हैलाइड के केस में भी ऐसा होता है, हेलोजेंस की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाता है। इसी तरीके से कार्बोकटायंस कैन रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल्स, वही बता रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल रिसीव करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। एल्काइल हैलाइड ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ द CX बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है इस कार्बन पे, is generated on the carbon atoms which acts as an electrophilic center, means electron loving partial positive charge की वजह से। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाई थी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12.11, यहाँ पे हमें कर्व्ड एरो नोटेशन से बताना है कि कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनेंगे। इन द ए पार्ट कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड है, एंड सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हम जानते हैं, तो कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाएगा, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन जनरेट कर देगा, फिर मिथाइल कटायन, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन द बी पार्ट कार्बन और साइनाइड के बीच में बॉन्ड है, एंड है तो यहाँ पे दोनों कार्बन ही, लेकिन शुरुआत में ही हम पढ़ाए हैं C ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पे साइनाइड में, एंड ट्रिपल बॉन्ड N वाला होता है sp हाइब्रिडाइजर। sp की जहाँ पे s करेक्टर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो CH3 की sp3 है, यहाँ पे है sp, तो इसीलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और इससे ले जाएगा इलेक्ट्रॉन से CH3 वाले कार्बन से, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साइनाइड पे नेगेटिव आ जाएगा। एंड इन द लास्ट पार्ट कॉपर के साथ बॉन्ड है कार्बन का, कॉपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है इवन एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है इसकी, छोड़ने की, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल कार्बोनाइन जनरेट हो जाएगा, कॉपर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इन द 12th एग्जाम्पल आपको कैटेगराइज करना है द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल्स तो एग्जैक्टली सीधा अगर दिखाई दे आपको तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उससे बता सकते हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहा है पहले केस में, दूसरे में भी नेगेटिव, चौथे में भी नेगेटिव, तो ये तो सीधे सीधे देख के बताया जा सकता है। तीसरे के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इनको डोनेट कर सकता है, तो इट कैन डेफिनेटली एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड में जो मेन सेंट्रल आइटम है उसकी वैलेंसी देखें कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है या गेन करने की उसकी। इन दी स्पीशीज दी हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ये डोनेट कर सकते हैं, तो दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड डोनेट और शेयर इट विज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स वो होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये BF3 का मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अगेन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे भी, तो पॉजिटिव चार्ज तो अगेन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग होगा वो,
These have only 6 valence electrons. The accept an electron pair from a nucleophile and can act as electrophile. तो quite simple इनका क्लासिफिकेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही है. अगर आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 13 में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको बताना है कि कौन सा हो, यानी जिसपे पॉजिटिव चार्ज आए वही तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा. तो इन दोनों ही केसेस में, एक में कार्बन डबल बॉन्ड है, एक्चुअली 3 एग्जांपल दिए गए हैं. तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ, इस केस में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमने पीछे देखा था कार्बन ग्रुप के केस में. तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, एंड दस इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन ही होगा बेसिकली इन तीनों ही केसेस में. नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगेन सेम चीज़ जो कि ऑक्सीजन के साथ हुई थी, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे आ जाएगा. और यहाँ भी आयोडीन भी इवन ज़्यादा हेलोजेंस का पार्ट है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की कंपैरिजन में, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन ही होगा. The star carbon in these case are electrophilic centers due to partial positive charge. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस की गई हैं, कुछ में से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ये देखते हैं क्या क्या है. कर्व्ड एरो स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड एंड एंड्स एट द लोकेशन टू विच द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे मूव. तो ये चीज़ हमने देखी ही थी अभी कि कर्व्ड एरो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को दिखाती है. तो वही जब वो वहाँ से स्टार्ट होगी ना जहाँ से इसको जाना है, और जहाँ पहुँचना है वही एंड होगी. तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, कोई खास यूनिक चीज़ नहीं है ये. प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ गिवन बिलो. तो ये 3 टाइप की शिफ्टिंग आपको यहाँ पे दिखाई गई है. पहले केस में पाई बॉन्ड फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, यानी एटम को क्रॉस करके एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे जा रहा है. दूसरे में पाई बॉन्ड से एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर की फॉर्म में जा रहा है, और तीसरे में लोन पेयर से फ्रॉम एटम टू द एडजेसेंट पोजीशन. तो दूसरे केस में लोन पेयर जनरेट हो रहा है इसमें, और तीसरे केस में पाई बॉन्ड जनरेट हो रहा है. एंड ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं आप, दूसरे केस में पाई बॉन्ड टूट रहा है एंड तीसरे केस में पाई बॉन्ड बन रहा है, एंड पहले केस में सिर्फ पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है. तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पहचाननी आनी चाहिए, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस पैराग्राफ में. दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड इन द एग्जांपल इन विच ट्रांसफ़र हो रहा है हाइड्रोक्साइड आयन का गिविंग इथेनॉल. जी हाँ, ये एग्जांपल है CH3Br का. in transfer of hydroxide ion giving ethanol and in the dissociation of chloromethane the movement of the electron using curved arrow can be depicted as follows. सो पहले केस में हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस कर रहा है Br- आयन को मिथाइल ब्रोमाइड में. ऐसा क्यों हो रहा है ये आप जानते ही होंगे. ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ब्रोमीन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा मतलब रिएक्टिव ज़्यादा, तो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा ये. एंड इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए. इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, कार्बन को डोनेट कर देगा ये, और ब्रोमीन फिर अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा Br- के साथ, और यहाँ पे CH3OH मीथेनॉल बन जाएगा. एंड इन द सेकंड केस डिसोसिएशन हो रही है क्लोरोमीथेन की, एंड यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए HNu, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन इसकी कंडीशन होती है, फ्री रेडिकल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं. तो हाफ एरो इंडिकेट कर रही है एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और दोनों की कंप्लीट एरो, ये बेसिकली यहाँ पे शो किया जा रहा है. ऊपर वाली रिएक्शन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, हेलो एल्केन्स चैप्टर में ये आता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स का सब एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है न्यूक्लियोफाइल्स का, OH- Br- को रिप्लेस कर रहा है, तो इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं. डिटेल्स इसकी वहाँ पे आने वाली हैं. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन द कोवलेंट बॉन्ड्स, दिस इज व्हाट वी आर गोना स्टडी नेक्स्ट. Electron displacement in a molecule may take place either in the ground state under the influence of an atom or substituent group or in the presence of attacking reagent. तो चाहे ग्राउंड स्टेट हो या फिर अनस्टेबल यानी एक्साइटेड स्टेट, दोनों ही जगह इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है एक मॉलिक्यूल में. यह जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने आ रहा है वो एक्साइटेड स्टेट होती है किसी भी मॉलिक्यूल की. एक्साइटेड मीन्स अनस्टेबल यानी रिएक्टिव, एंड रिएक्टिव को ही तो अटैक करने आएगा. तो इन दोनों केसेस में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं वो आगे डिस्कस किए गए हैं. एटम या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की वजह से एक परमानेंट पोलराइजेशन हो जाती है बॉन्ड में इनसाइड द मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये परमानेंटली
रिप्रेजेंट होता है, हिस्सा होता है परमानेंट एक मॉलिक्यूल का, इसलिए परमानेंट पोलराइजेशन होती है इसके केस में। यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि अटैकिंग रिएजेंट आता है, अटैक करता है, अगर वो हट हट भी सकता है वो बेसिकली, तो इस केस में पोलराइजेशन टेम्पररी होती है। ये यहाँ से समझ में भी आ रहा होगा आपको। इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट ये एग्जांपल्स होते हैं परमानेंट पोलराइजेशन के, ये आगे देखेंगे हम इनका इफेक्ट क्या होता है तो और क्लियर होगा आपको। टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आर सीन इन मॉलिक्यूल व्हेन अ रिएजेंट अप्रोचेस एंड अटैक्स इट। दिस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। ये ज़रूर से पता होना चाहिए आपको कि पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट किसको बोलते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की वजह से जो पोलैरिटी जनरेट होती है उसको बोलते हैं, या फिर जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने आता है उसकी वजह से। तो अबिलिटी आ रहा है ना इसके पीछे, अबिलिटी से अटैक आपको याद रखना है कि जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा, अटैक करेगा, तभी डेवलप होगी पोलैरिटी, एंड इस फिनोमेना को बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी। एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। डोंट कंफ्यूज विद द परमानेंट पोलराइजेशन। एंड द सेकंड थिंग हेयर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ये टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर ही आता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट परमानेंट के अंदर ही नहीं, ये कैसे याद रखें। तो परमानेंट के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट आता है जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट ही बोलते हैं, आगे देखने वाले हैं। रेजोनेंस में रेजो आता है और मेजोमेरिक में मेजो आता है, ये दोनों ऐसे एक साथ याद रह जाते हैं। अब एक मैरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट परमानेंट में आ चुका है, परमानेंट पोलराइजेशन में रेजोनेंस की फॉर्म में। अब दूसरा इसमें भी आना चाहिए ना टेम्पररी वाले में, तो इससे याद रखो कि ये जो दूसरा बचा इलेक्ट्रोमेरिक, ये टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। यहाँ से सिर्फ इतना ही देखना है हमें। एंड इसके अलावा एक तीसरा भी होता है, ये दो एग्जांपल्स है ना परमानेंट पोलराइजेशन के। हाइपर कंजुगेशन भी होता है एक इनके अलावा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया हो, आगे देखने वाले हैं उसको भी। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन atoms of different electronegativity, electron density is more towards the more electronegative atom of the bond. Not a surprising thing at all. It results in a polar covalent bond. तो जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में कोवलेंट बनेगा तो उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। नॉन पोलर कोवलेंट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में बनता है। आई थिंक स्टेट्स ऑफ मैटर में भी चीज़ आ चुकी है, एंड इन जनरल आपको पता भी होगा ये, तो आई वोंट गो इलेबोरेटिंग इन मच इन डेप्थ वे। लेट अस कंसीडर क्लोरोईथेन का एग्जांपल वेयर CCl बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड। ऑफ कोर्स क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, पोलर होगा ये। It is polarized in such a way that the carbon 1 gains some positive charge. तो क्लोरीन से तो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन, उसको कार्बन 1 बोला है। एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखाया गया है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऑफ कोर्स कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज तो आयंस पे डेवलप होते हैं, तो डेल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये देख भी चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। एंड क्लोरीन सम नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे आ जाएगा। The fractional electronic charges on the two atoms in a polar covalent bonds are denoted by the symbol delta. Partial या फिर fractional कुछ भी बोल सकते हैं, delta denote करता है इनको। And the shift of electron density is shown by an arrow that points from del positive to del negative। यानी del negative किस पे आया था, delta negative क्लोरीन पे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से क्लोरीन की ओर जाएगी, वही ये एरो शो कर रहा है। इट इज शोन बाय दिस वन। एंड यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया गया एनसीईआरटी ने। ये जो पहले वाली लाइन है एरो जो शो कर रही है फर्स्ट कार्बन से क्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्ट, ये ज़्यादा उसने बोल्ड बनाई है, दूसरे वाली की बोल्डनेस कम है। इट इंडिकेट्स कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पहले वाला कार्बन विड्रॉ कर रहा है दूसरे वाले से, एज कम्पेयर टू क्लोरीन जो इस पहले वाले कार्बन से कर रहा है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट था, ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए एनसीईआरटी की। In turn, carbon 1, which has developed some partial positive charge, delta plus, draws some electron density towards it from adjacent CC bond. Consequently, some positive charge, del positive, develops on carbon 2, also where del positive symbolizes a relatively smaller positive charge. Of course, smaller तो होगा ही भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन,
अब ये जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये कार्बन दूसरे कार्बन से उतनी ही थोड़ी ना कर सकता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया है एंड यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, तो इसके दूसरे कार्बन के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इसलिए दूसरे से विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। सिर्फ इतना खेल हो रहा है यहाँ पे, इसलिए बहुत कम कर पाएगा। डेल डेल पॉजिटिव का मतलब और कम। वैसे देखने में ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि दो दो डेल एक साथ आ रहे हैं ना, डेल डेल पॉजिटिव। लेकिन इसको ऐसे याद रखो, पीछे हमने ये अभी पढ़ा था ना कि ये पार्शियल यानी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है जो डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से छोटा होगा ना, ऐसे याद रखो कि डेल डेल पॉजिटिव छोटा होता है डेल पॉजिटिव से। In other words, polar CCl bond induces polarity in the adjacent bonds. Such polarization of sigma bond caused by polarization of adjacent sigma bond is referred to as inductive effect. Name itself is sufficient to indicate its जो कि क्या कहना चाहता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट यानी इंड्यूस किया जा रहा है कुछ, तो पोलैरिटी इंड्यूस की जा रही है, क्योंकि परमानेंटली पोलराइज्ड होते हैं ये मॉलिक्यूल्स जिनमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिन कार्बन से डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से। तो वही पोलैरिटी अगले सिग्मा बॉन्ड में जब ट्रांसफ़र कर दी जाती है, इंड्यूस कर दी जाती है, उसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। It decreases rapidly as the number of the intervening bonds increases and becomes vanishingly small after 3 bonds। तो डिक्रीज तो करेगी, रैपिडली करेगी। ऐसे याद रखो कि यहाँ पे फ्रैक्शनल अमाउंट में डिक्रीज कर रही है ना, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, तो बहुत तेज़ी से डिक्रीज करती है। ये यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि 3 बॉन्ड्स के बाद ही ये इतनी कम हो जाती है कि नेग्लिजिबल हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट 3 बॉन्ड्स के बाद ही। ये 3 बॉन्ड्स के बाद वैनिश हो जाता है इफेक्ट। इसको इसके नाम से याद रखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है। इसके स्टार्टिंग में इन आ रहा है ना, तो इन से 3 आपको याद रखना है कि 3 बॉन्ड्स के बाद ये ख़त्म हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट टू ईदर विड्रा और डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द अटैच्ड कार्बन एटम। अब यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि 2 टाइप का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। जब सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उस कार्बन के कंपाउंड से, तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अगर डोनेट करता है इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू दैट मॉलिक्यूल ही डिफाइन किया जाता है। अगर सब्स्टिट्यूएंट उसको दे रहा है यानी उसका कुछ फ़ायदा कर रहा है तो प्लस आई, एंड अगर उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो माइनस आई। बहुत सिंपल कन्वेंशन होता है इसका, सभी के सभी इफेक्ट्स में ये वैलिड होता है। They are classified as electron withdrawing or electron donating groups, means minus I and plus I groups relative to hydrogen। अब ये मॉलिक्यूल देखिए आप, इथाइल क्लोराइड था ना, क्लोरो इथेन, जी हाँ क्लोरो इथेन था। अब ये कैसा था, CH3 था ना, शुरुआत में ये इथेन था। इसी से तो हाइड्रोजन हटा के ही तो क्लोरीन रिप्लेस किया गया है यहाँ पे, क्योंकि उसी के ट्रांसफर में ये आया है, इसीलिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही इन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का यहाँ पे नेचर देखा जाता है। दैट्स द रीजन हाइड्रोजन इज द रेफरेंस हियर। Halogens and many other groups such as nitro, cyano, carboxy, ester, alloxy are electron withdrawing groups। अब ये एग्जाम में आपको कोई बताने नहीं आएगा कि कौन सा माइनस आई इफेक्ट शो करता है और कौन सा प्लस आई, सीधा इसके बेसिस पर क्वेश्चन आएगा जो आपको सॉल्व करना है। ये सब ग्रुप्स का कौन से क्या नेचर होता है आपको खुद से पता होना चाहिए। अब देख के भी ये पता लगाया जा सकता है, उतना भी मुश्किल नहीं है। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो ये विड्रॉ ही करेंगे। नाइट्रोजन की भी इजाज़त होती है इसलिए नाइट्रो भी वैसा ही करेगा। ये साइनो ग्रुप जो है इसमें कार्बन की ज़रूर कार्बन के साथ सिमिलर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, लेकिन ये सिर्फ कार्बन नहीं है, CN है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है, एंड इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिससे ये एसोसिएटेड है, तो इसलिए ये भी विड्रॉ करेगा। साइनो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। कार्बोक्सी के अंदर और ईस्टर के अंदर इन दोनों में ही C डबल बॉन्ड O आता है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज इनमें कार्बन होगा।
एंड sp2 भी sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे। इसी तरीके से एरेलॉक्सी, इसमें तो ऑक्सीजन सीधे ही दिखाई दे रहा है, जो कार्बन से जुड़ेगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो विड्रॉ ही करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इनको -I ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एल्काइल ग्रुप्स लाइक मिथाइल, इथाइल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इनमें खुद से ऐसा कुछ नहीं होता लोन पेयर वगैरह कि इनकी एबिलिटी हो किसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने की, लेकिन जब किसी भी पॉजिटिवली चार्ज चीज़ के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, वो इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है ज़बरदस्ती। तो ऐसा इनमें कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जैसा, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी इनसे ले लेता है इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ऊपर हमने देखा ही था ना, अभी डिस्कस तो किया था इतना डिटेल में। ये CH2 ग्रुप का जो कार्बन है उस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो गया है ये ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस क्लोरीन। अब ये जो CH3 ग्रुप इससे अटैच्ड है, इससे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा थोड़े कम अमाउंट में। अब यहाँ से CH3 का कोई रोल नहीं है, खुद से कुछ नहीं देना चाहता है ये, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी C1 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है C2 के कंपैरिजन में, तो ज़बरदस्ती इससे विड्रॉ कर लेगा। ये सीन होता है एल्काइल ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12.14, विच बॉन्ड इज मोर पोलर। ये तीनों एग्जाम्पल्स में आपको बताना है। दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, CH3H यानी CH4 मीथेन एंड CH3Br। तो CH और CBr के कंपैरिजन में ऑफकोर्स CBr वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो CBr वुड बी मोर पोलर सिंस Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेम रीज़न यहाँ पे लिख दिया गया है। एंड CH3NH2 एंड CH3OH, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है कार्बन का, और ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो CO बॉन्ड होगा यहाँ पे ज़्यादा पोलर, CO बॉन्ड यहाँ पे, और CS अगेन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो यहाँ भी CO बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। तो क्वाइट ए सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाला था नहीं। एग्जाम्पल 15, विच CC बॉन्ड ऑफ दिस मोलिक्यूल, आई थिंक इस इज प्रोपाइल ब्रोमाइड, और इसको हम बोल सकते हैं ब्रोमोप्रोपेन, द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट, कौन से कार्बन में होगा। तो जैसे जैसे ये जो फर्स्ट कार्बन है, दूसरा है, फिर तीसरा है, ब्रोमीन से हम दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे डेल पॉजिटिव, डेल डेल पॉजिटिव, डेल 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 पॉजिटिव, ऐसे फ्रैक्शनल वे में डिक्रीज होता जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ऐसा क्यों होता है। एंड तो सबसे जो लास्ट वाला CC बॉन्ड है, यानी CH3 और CH2 के बीच में, दिस वुड हैव द लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, इट विल बी बिटवीन द कार्बन 3 एंड हाइड्रोजन। तो इसमें कुछ ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं थी, क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन इट वाज। नेक्स्ट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको मैं इलेबोरेट नहीं करूँगा। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें ऐसी हैं, एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिनको यहाँ पे इलेबोरेट करने की जरूरत है क्योंकि पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें अल्टरनेट कार्बन कार्बन सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इज इनएडिक्वेट फॉर एक्सप्लेनिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, एंड ऐसा इसकी स्ट्रक्चर देख के पता लगाया जा सकता है दैट इट शुड एग्जिबिट टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स। हाउएवर एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बेंजीन में यूनिफॉर्म होता है CC बॉन्ड डिस्टेंस 139 पिकोमीटर, विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। एंड दूसरी प्रॉपर्टी, फर्दर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इक्वली वेल बाय एनर्जेटिकली आइडेंटिकल सच एज 1 and 2। अब किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हम उसमें कितने बॉन्ड्स हैं उससे डिसाइड करते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स को टूटने से ही एनर्जी रिलीज होती है, रिक्वायर्ड होती है बेसिकली तोड़ने के लिए, और बनने पे रिलीज होती है। तो एनर्जी बॉन्ड से एसोसिएटेड होती है, क्योंकि इसमें दोनों ही स्ट्रक्चर्स में 3 ही बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये दोनों एनर्जेटिकली आइडेंटिकल हैं। एंड इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस in the form of resonance theory, which is based on the delocalization of pi electrons। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि लूजली बाउंड होते हैं, तो थ्रू आउट द रिंग ऑफ बेंजीन ये डीलोकलाइज रहते हैं, यानी एक बॉन्ड पोजीशन से एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पर डीलोकलाइज होते रहते हैं। दिस
एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स फॉर बेंजीन, एंड क्योंकि थ्रू आउट द रिंग ये डीलोकलाइज रहते हैं 6 की 6 बॉन्ड पोजीशन पे, कभी ना कभी एट सम टाइम ऑफ और द अदर डबल बॉन्ड जरूर पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा तो स्ट्रेंथ होगी सीसी बॉन्ड की बेंजीन में, डबल से कम होगी, क्योंकि हमेशा किसी भी एक पोजीशन में टीका नहीं रहता है, परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं होता है। सो डबल से कम स्ट्रेंथ होगी, सिंगल से ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर सिंगल से ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सिंगल से कम होनी चाहिए, क्योंकि both of these things are inversely related, so that's how we can explain single bond से इसकी bond length कम होगी and double से ज़्यादा, and both of these properties that's how resonance से explain की जा सकती हैं। Therefore according to the resonance theory the actual structure of the benzene cannot be adequately represented by any of these structure, rather it's a hybrid of the two structures 1 and 2 called resonance structures. Resonance structures are also called canonical structure or contributing structures, are hypothetical and individually do not represent any real molecule. They contribute to the actual structure, means resonance hybrid, in proportion of their stability. अब जो resonance hybrid होती है उसको हम उसकी स्टेबिलिटी के कारण ही जानते हैं कि सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में बहुत स्टेबल होती है ये। तो अगर कोई स्ट्रक्चर उसे कंट्रीब्यूट कर रही है तो स्टेबिलिटी की ही प्रोपोर्शन में कर सकती है, क्योंकि उसी के लिए हम जानते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को। इसलिए ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ स्टेबिलिटी नॉट एनर्जी। यहाँ पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अनदर एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस इज नाइट्रोमीथेन, जहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एनो बॉन्ड्स होने चाहिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल और डबल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, रेजोनेंस है क्योंकि इसमें। एंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर गिवन है CH3NO2 की, ये एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। आगे आप देखेंगे भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कोवलेंटली जो शेड इलेक्ट्रॉन से दोनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, हाइपोथेटिकल हैं, तो इस मॉलिक्यूल की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। इन रियल मॉलिक्यूल NO2 में ऐसा नहीं होता है, या आगे भी आप देखेंगे। एंड इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को लिखा कैसे जा सकता है, ये बहुत आसान है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी ओर ले लेगा एंड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। अब वैलेंसी पूरी करने के लिए दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दैट्स हाउ इन 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। ऐसे चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत बार हम कर चुके हैं, वहाँ पे अच्छे से डिटेल में इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, किया जा चुका है, इसलिए मैं इनको यहाँ पे डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। However, it is known that 2 NO bonds are of same length, which is intermediate between NO single and double bond, and the actual structure of the nitromethane is therefore resonance hybrid of the 2 canonical structure 1 and 2. इससे आगे भी जो लाइन है, the energy of the actual structure means resonance hybrid is lower than any of the canonical structures. यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं उनको एज इट इज हमने केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर लिया, इसलिए मैंने बहुत फास्टली आपको रिवाइज कराया है इन सबको। आगे इस चैप्टर के लिए यूनिक पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको ध्यान से समझेंगे। The difference in energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure is called resonance stabilization energy or simply resonance energy. अब ये चीज इसके नाम से क्लियर होती है, दैट इट इज द एनर्जी रिलीज्ड अपॉन द स्टेबलाइजेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, यानी मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म होने पे जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज कॉल्ड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो हाईएस्ट एनर्जी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसे डायरेक्ट हमें मिल जाए रेजोनेंस हाइब्रिड। पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में वो खुद लोअर में जाएगी और जो लोअर मोस्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगी उससे फिर कन्वर्ट
कन्वर्जन होगा इनटू द रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा रिलेटेड रेजोनेंस हाइब्रिड से वो लोअर मोस्ट एनर्जी कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही है। तो उन दोनों के बीच का जो गैप होगा रेजोनेंस हाइब्रिड और लोअर मोस्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दैट विड बी कॉल्ड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उसके बाद ही स्टेबलाइजेशन हो रहा है, मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर मीन्स लोवेस्ट एनर्जी कैनोनिकल स्ट्रक्चर और एक्चुअल स्ट्रक्चर यानी रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का होता है ये डिफरेंस है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। The more the number of contributing structures, more is the resonance energy. अब ये लाइन आपको समझ में आएगी in the light of the line that we have just studied. Canonical structure contribute to the actual structure in proportion of their stability. यानी जितनी ज़्यादा canonical structures होंगी उतनी ज़्यादा stability होगी resonance hybrid की। अब स्टेबिलिटी की कब ज़्यादा होगी, जब बहुत ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी मॉलिक्यूल के पास उतनी ज़्यादा कम एनर्जी बचेगी, एंड कम एनर्जी जितनी बचेगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इसी लाइन को कहा जा सकता है कि जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगी उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, मीन्स उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसी लाइन को एक्सटेंड करके ये लाइन बनाई गई है, मोर द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मोर द रेजोनेंस एनर्जी रिलीज एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड। The resonance is particularly important when contributing structures are equivalent in energy. अब ये चीज अगर ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये अगर देखने में इनकी स्ट्रक्चर सिमिलर है, इक्विवेलेंट इन स्ट्रक्चर्स हैं, तो सभी की एनर्जी भी इनकी सेम होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा है ना इक्विवेलेंट इन एनर्जी, और तब ये मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी के साथ हम रेजोनेंस हाइब्रिड का डिफरेंस लें। तब सभी के साथ डिफरेंस लेना पड़ेगा और सभी की एनर्जी ऐड हो जाएगी, एंड दिस विल रिजल्ट इन मोर रेजोनेंस एनर्जी, एंड जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये बात बोली गई है कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर जब इक्विवेलेंट इन एनर्जी होती हैं तो हाईएस्ट या फिर लोअर मोस्ट एनर्जी उनमें से नहीं पहचान सकते हम, सभी से डिफरेंस हमें लेना होगा रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए, और इन टर्न रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो दैट्स वाई स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये सीधे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करवाएगा आपसे, 2-3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वाले मॉलिक्यूल दे देगा, एंड उनमें से एक की कैनोनिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होंगी एंड दूसरे की आपस में सिमिलर नहीं होंगी। तो जिसकी सिमिलर होंगी इक्विवेलेंट इन एनर्जी होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, और उस फिर रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो प्रैक्टिकली इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेंजीन की इक्विवेलेंट होती है ये नाइट्रोमीथेन है, इसकी भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होती है, तो इनकी भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आगे आपको एक और मॉलिक्यूल दिया गया है एसीटेट आयन, इसमें भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होती है। इक्विवेलेंट बेसिकली वो होती हैं जिनको अगर एक को रख दिया जाए तो आप पहचान नहीं सकते कि दूसरी में डिफरेंस क्या है, उन दोनों में बेसिकली आइडेंटिकल होती है वो, दिखने में आइडेंटिकल, तभी तो एनर्जी में भी इक्विवेलेंट होंगी। तो ये 3 मॉलिक्यूल जिनमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, इक्विवेलेंट इन एनर्जी होगी, इनमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी और स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर रेजोनेंस मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको रूल्स दिए हैं फॉर राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल हैव द सेम पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये लाइन हम केमिकल बॉन्डिंग में भी कवर कर चुके हैं। आगे स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया आपको बताया जा रहा है। अमंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर द वन विच हैज मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, तो कोवलेंट बॉन्ड जब बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी गेन होती है। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए यहाँ से। ऑल द एटम्स विद ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जिसके पास डुप्लेट होगा उस स्ट्रक्चर की रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऑफ कोर्स ऑक्टेट स्टेबिलिटी अचीव करने के पर्पज से ही फॉर्म करते हैं एटम्स, तो जिनका ऑक्टेट और हाइड्रोजन केस में डुप्लेट हुआ है जिन स्ट्रक्चर में, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस, एंड दूसरी एक चीज़ है मोर डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। इसका मतलब जो अपोजिट चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो जितने क्लोज हो उतना अच्छा, जितना लेस सेपरेशन हो उनके बीच में उतना अच्छा, क्योंकि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव क्लोज होंगे तो न्यूट्रलाइज कर देंगे ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन अ चार्ज मॉलिक्यूल, दिस वी ऑलरेडी नो। एंड जो सिमिलर चार्जेस हैं वो जितने दूर हो एक दूसरे से उतना
अच्छा, देयर शुड बी मोर डिस्पर्सल ऑफ देम, बिकॉज जब वो दूर दूर रहेंगे तो रिपल्सन कम होगा एंड अगेन स्टेबिलिटी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की। सो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ये आपको ध्यान रखना है कि लेस सेपरेशन वाले पॉइंट के अंडर आ रहा है ब्रैकेट में ये पॉइंट, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से आपको पॉजिटिव चार्ज दूर नहीं रखना है, लेस सेपरेशन होनी चाहिए उसके बीच में, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर नहीं रखना है, लेस सेपरेशन रखनी है आपको नेगेटिव चार्ज की। ऑफ कोर्स ऐसा ही होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की होती है, यानी नेगेटिव चार्ज को पोजेस करने की। अगर उससे अपोजिट चीज करेंगे आप तो उसके नेचर के अपोजिट होगा ये, डिस्टेबलाइज हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो लेस सेपरेशन वाली पॉइंट के अंडर ब्रैकेट में आता है, ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है आपको, ना कि मोर डिस्पर्सल वाले के में। ये जरूर ध्यान रखिए। ऐसी कंडीशन होने पे द मॉलिक्यूल बी मोर स्टेबल देन द अदर। सो दीज वर द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड दैट्स ऑल अबाउट रेजोनेंस एनर्जी। आगे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको इसके बेसिस पे। एग्जांपल 12.16, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको लिखनी है एसीटेट आयन की। अब जो पीछे हमने नाइट्रोमीथेन पढ़ा था उससे कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसकी स्ट्रक्चर। वहाँ पे था नाइट्रोजन, उसकी जगह सिर्फ कार्बन आ गया है। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, वहाँ पे 4 बॉन्ड बनाना था इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। कार्बन की 4 ही होती है और ये 4 ही बनाया इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, बाकी सब वैसा ही है जैसा नाइट्रोमीथेन के केस में था। तो कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं यहाँ पे। आगे है एक्सप्लेन करने लायक एग्जाम्पल 12.17, रिलेटिव स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करनी है आपको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की फॉर दिस मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड का है बेसिकली। एंड यहाँ से सीधे सीधे देख के एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी, ये जो एल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे गिवन है और ऊपर जो एसीटेट आयन गिवन है, ये दोनों अगर एक साथ आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो देख से ही आपको पता होना चाहिए कि एसीटेट आयन की ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट एनर्जी की स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऐसे रिलेटिव वे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो एग्जांपल है 17, इसमें आपको इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है इन तीनों की, किसमें किसकी ज़्यादा होगी। तो जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं अभी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, उन्हीं से आपको करना होगा ये क्वेश्चन। एंड देखते से ही हमें ये पता लगता है कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें चार्जेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज स्ट्रक्चर से, ये हम अभी पढ़ आए हैं, आपको पता भी होगा ये। बाकी दोनों चार्ज हैं तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, है तो देखते से ही क्लियर हो रहा है। अब 2 और 3 के अंदर हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर 3 में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, विच इज नॉट शुड बी देयर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो 3 होगा लीस्ट स्टेबल और 2 आ गया बीच में। तो ऐसे देख के डायरेक्ट आप पता लगा सकते हैं इनकी स्टेबिलिटी। One would be more stable. It contains more number of covalent bonds. Each carbon and oxygen has an octet. No separation of opposite charges. सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस थर्ड में है, सेकंड में नहीं है, ना ही फर्स्ट में। चार्ज ही नहीं है, सेपरेशन कहाँ से होगा। तो ये सारे पॉइंट लिखे गए हैं यहाँ पे बताने के लिए कि क्यों एक सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इनको ज़्यादा एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में नेगेटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम कार्बन पे, आई थिंक, जी हाँ कार्बन पे ही, एज कंपेयर टू दिस कार्बन जो कि हमारा डबल बॉन्ड वाला है, इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इससे ज्यादा, इससे तो कम ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना ये CH2 वाला, क्योंकि sp3 है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम होगा, सॉरी, sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इससे कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है CH2 वाला। एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यानी इसका क्या मतलब हुआ दूसरे पॉइंट का, नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इससे इसमें आती है सेकंड स्टेज में, ये बताने की कोशिश की जा रही है। एंड थर्ड में नॉट कंट्रीब्यूट एट, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एंड लीस्ट स्टेबल। तो ऑपोजिट चीज हो रही है इसमें, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एंड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो इसमें स्टेबिलिटी के अपोजिट चीज आ रही है तो ये लीस्ट स्टेबल होगी, इसलिए थर्ड सबसे लास्ट में आ रहा है। तो ऐसे यूज करना आपको रूल्स का इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करने के। नाउ एग्जांपल नंबर 18, आपको बताना है क्यों एक और दो स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द रियल स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल एसीटेट आयन। आयन नहीं है बेसिकली, पूरा
ईस्टर का मॉलिक्यूल है ये। तो हमें रीजन के साथ यहाँ पे बताना है कि वाई बोथ ऑफ दी स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल। पहले केस में तो कार्बन के अराउंड 3 ही बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 होने चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। तो फर्स्ट केस में तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये रीजन है दैट द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। एंड इन द सेकंड केस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इस पर नेगेटिव होना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज द रीजन फॉर सेकंड स्ट्रक्चर अनस्टेबिलिटी एंड फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। यही रीजंस आपको सॉल्यूशन में दिए होंगे। दी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द चार्ज सेपरेशन एंड स्ट्रक्चर 1 हैज कार्बन एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वही रीजंस आपको यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद ये दूसरा परमानेंट इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and a lone pair of electron present in the adjacent atom। इसको कंजुगेशन बोलते हैं। अल्टरनेट पोजीशंस पे या तो दो पाई बॉन्ड्स का प्रेजेंट होना, यानी कि एक पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, इसको अल्टरनेट पोजीशन बोलते हैं। या फिर इस पोजीशन पे एक पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर का प्रेजेंट होना, ये कंजुगेशन कहलाता है। एंड लोन पेयर इसलिए क्योंकि ये भी फ्रीली मतलब वीकली बाउंड होता है टू द एटम। एंड जैसा कि पाई बॉन्ड भी होते हैं तो डी लोकलाइज ये हो सकते हैं, इसलिए लोन पेयर को भी कंसीडर किया जाता है कंजुगेशन के अंदर। ये पोलैरिटी जनरेट करता है। ऑफ कोर्स इससे पहले जो इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें भी पोलैरिटी जनरेट होती है, तो ये तो कॉमन इफेक्ट है इन दोनों का ही। ये उससे क्लियर होना चाहिए आपको। एंड नेक्स्ट पॉइंट भी, द इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन। ये इंडक्टिव इफेक्ट भी चेन के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो उसी के जैसा कैरेक्टरिस्टिक है ये भी। एंड पोलैरिटी कैसे जनरेट होती है हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे भी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट डेजिग्नेटेड एज आर और एम इफेक्ट। तो इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है, ये भी हमने ऑलरेडी पीछे देखा हुआ है। एंड एक ये चीज इसके बारे में बोली गई है दैट इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू चेन। ये चीज होती इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर भी है, लेकिन वहां पे पार्शियल पहली बात तो चार्ज का ट्रांसफर होता है और वो भी डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे ये इफेक्ट ट्रांसमिट इसका ट्रांसमिशन प्रोसीड करता है, तीसरे कार्बन तक वैनिश हो जाता है वो इफेक्ट। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट के साथ ऐसा नहीं होता। जहां तक कंजुगेशन होती है एज इट इज ये इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डिक्रीज नहीं करता। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस इफेक्ट बिकॉज ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट की कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन, वहां पे एग्जैक्टली नहीं लिखी गई है ये लाइन, यही रीजन है इसका। एंड दिस आल्सो एक्सप्लेन्स द मोर इम्पैक्ट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। जहाँ पे दोनों प्रेजेंट हैं ये एक ही मॉलिक्यूल में, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रेजोनेंस इफेक्ट का, रेजोनेंस इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा वहाँ पे, ये भी यहीं से क्लियर होता है। तो दो टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर और माइनस आर यहाँ पे दिए हुए हैं। इनका भी कन्वेंशन वही है जो इंडक्टिव इफेक्ट के केस में था। प्लस आर वो होगा जो फायदा करेगा उस मॉलिक्यूल का जिससे ये अटैच्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको देगा, और माइनस आर वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे लेगा, नुकसान करेगा उसका। इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कंजुगेटेड सिस्टम, यानी मॉलिक्यूल जिससे वो अटैच्ड है उसकी तरफ होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अवे फ्रॉम द एटम और द सब्स्टिट्यूएंट group। This electron displacement makes certain position in the molecule of high electron density। एनिलीन का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। एंड ये चीज नेक्स्ट चैप्टर में आपको काम आने वाली है, जहाँ पे आप देखेंगे ऑर्थो पैरा एंड मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। प्लस आर इफेक्ट की केस में यहाँ पे देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जा रही है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इन्हीं पोजीशन पे अटैक करेगा। दिस मेक्स दिस मॉलिक्यूल दिस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये चीज वहां पे भी आने वाली है, तो वहां पे डिटेल में और कवर करेंगे इसको। तो एनिलीन का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है प्लस आर इफेक्ट शो करने के लिए। एनिलीन में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेशन के लिए,
तो ये डोनेट कर देगा हमारे कार्बन को, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट है ना। ये है लोन पेयर, ये है सिंगल बॉन्ड और उसके बाद डबल बॉन्ड। कंजुगेशन हो गया लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो यहाँ डोनेट किए कार्बन के पास एंड फिर कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, यानी इसकी वैलेंसी ज़्यादा, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा एंड आगे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड नेगेटिव चार्ज वी नो, ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं नाइट्रोजन ने, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऐसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो चार्जेस होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, हम जानते हैं डीस्टेबलाइज करते हैं ये स्ट्रक्चर्स को, न्यूट्रल होनी चाहिए स्ट्रक्चर। तो ये बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट बॉन्ड पोजीशन पे जुड़ जाएगा, फिर अगेन 5 वैलेंसी हो जाएगी कार्बन की, उसको रिमूव करने के लिए नेक्स्ट वाला बॉन्ड टूट जाएगा और नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। ऐसे ट्रांसमिट होता है नेगेटिव चार्ज, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द सेम वे। एंड यहाँ पे लास्ट टाइम में ये स्ट्रक्चर बन जाएगी बेंजीन की, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, ना ही नेक्स्ट वाले एग्जांपल में माइनस आर इफेक्ट के भी केस में। लेकिन ये होनी चाहिए, क्योंकि एंड यहीं पे करेगी इसकी कंजुगेशन। जो एक स्ट्रक्चर थी बेंजीन की, उसके जस्ट ऑपोजिट पोजीशन वाली एडजेसेंट पोजीशन पे बॉन्ड होते हैं, उसमें रिजल्ट करेगी। तो ये भी इसमें होनी चाहिए। एंड दैट्स हाउ plus R effect can be explained. Negative resonance effect, again we already know, this is observed when transfer of electrons is towards the atom or the substituent group attached to the conjugated system, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आर इफेक्ट देगा। नाइट्रोबेंजीन इसका एग्जांपल है, जहां पे नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो इस बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा वो। एंड फिर नाइट्रोजन के पास कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे जो कार्बन है ना, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ये अपने बॉन्ड्स दे देगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। एंड दिस वाज द स्ट्रक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉर NO2। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये जो सेंट्रलाइज कार्बन है, इसके पास तो पहले भी 4 बॉन्ड थे, बाद में भी 4 ही बॉन्ड हो गए शिफ्ट होने के बाद, तो इस पे तो कोई कमी नहीं हुई। लेकिन ये यहाँ पे जो कार्बन था, इसके बाद 3 ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स रह गए, ये बॉन्ड ट्रांसफर होने के बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड फिर जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, उसके बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है डबल बॉन्ड की फॉर्म में, वो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे एंड यहाँ पे फिर बॉन्ड बन जाएगा। एंड कमी हो जाएगी अगेन इस वाले कार्बन की, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसमिट करता है इन केस ऑफ माइनस आर इफेक्ट। एंड अगेन ऐसे ही ये लास्ट वाले स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब आप खुद से ही कर सकते हैं इसको। आगे दिए हुए हैं आपको एग्जांपल्स प्लस आर और माइनस आर ग्रुप्स के, जो कि आपको अगेन याद होने चाहिए। जैसे माइनस आई और प्लस आई के याद थे, एग्जाम में बताने वाला कोई नहीं आएगा आपको। प्लस आर इफेक्ट यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, हेलोजेंस के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऐसा ही होता है एल्कोक्सी के केस में भी, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप आ गया है। तो अगर इन सारे ग्रुप्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें आप, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हों किसी भी ग्रुप के अंदर बेंजीन रिंग से, तो क्योंकि उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको डोनेट कर सकते हैं, तो दे विल गिव एक्ट एज प्लस आर इफेक्ट देंगे वो, प्लस आर ग्रुप्स उनको बोल सकते हैं। एंड माइनस आर के केस में या तो कार्बन डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा। डबल बॉन्ड ओ है कार्बन या नाइट्रोजन के केस में, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड नाइट्रोजन फिर बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इट विल एक्ट एज माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर ग्रुप। तो एन डबल बॉन्ड और एंड सी डबल बॉन्ड ओ जिनमें होगा, दीज विल गिव माइनस आर इफेक्ट, इलस्ट्रेटेड इन NO2 वेरी वेल। एंड इनके अलावा एक और है साइनाइड, इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, तो नाइट्रोजन अगेन कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ट्रिपल बॉन्ड के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन से,
पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, उनको ले लेगा और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे फिर पॉजिटिव, तो वो अगेन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो दैट्स हाउ इन अ सिमिलर वे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के केस में या फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के केस में, जैसे कार्बन रिंग से ले रहा था, नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के बराबर ही होती है, थोड़ी सी कम। तो वैसा ही इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ेगा। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा ये, जहाँ पे कार्बन या फिर नाइट्रोजन अटैच्ड है और उसके साथ ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, तो उसमें माइनस आर इफेक्ट होगा, रिंग से चूसेगा वो इलेक्ट्रॉन। और प्लस आर इफेक्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच होंगे, जो कि लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इतना ही हमें यहाँ से देखना था। द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन ओपन चेन और साइक्लिक सिस्टम इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम। तो एप्लीकेशन उसकी पहले दे दी पीछे रेजोनेंस के फॉर्म में, एंड कंजुगेटेड सिस्टम को डिफाइन यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये थ्योरी समझाने का तरीका है एनसीईआरटी का, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये पॉइंट आपको। दीज सिस्टम्स ऑफन शो एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, ये अगले चैप्टर में आएगा। बेंजीन क्यों ज़्यादा एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, वो इसका रीज़न है कंजुगेशन, या फिर इसको एरोमेटिक कैरेक्टर भी बोलते हैं, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो ये कंजुगेशन बेसिकली एरोमेटिक कैरेक्टर में रिजल्ट करती है, दैट गिव्स एबनॉर्मल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। दीज एग्जांपल्स आर 1,3-ब्यूटाडाइन, एनिलीन एंड नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन तो हमने देख ही लिया। 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें डबल बॉन्ड सारा है अल्टरनेट पोजीशन पे, एक पहली पे और तीसरी पे, तो कंजुगेशन इसमें भी मिलेगी। एंड ये एग्जांपल इस कंपाउंड को हमने पीछे देखा था, ब्यूटा 1,3-डाइइन, इसका कुछ इस तरीके से नाम पीछे दिया गया था, जहाँ पे एक रूल बताया गया था आपको कि NE ड्रॉप कर दिया जाता है जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दो या उससे ज्यादा आते हैं। तो इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वही है, ये ब्यूटा 1,3-डाइइन बोल लीजिए या फिर 1,3-ब्यूटाडाइन बोल लीजिए, आपको सिर्फ सेपरेट करने हैं नंबर से फ्रॉम अल्फाबेट्स और वर्ड्स बाय हाइफन, किसी भी तरीके से इसको किया जा सकता है, पहले या बाद में, ऐसा कोई रूल नहीं है आईपीएससी में। तो ये दोनों ही नाम ठीक है। In such system, pi electrons are delocalized and the system develops polarity. This we have seen in the case of resonance just few moments ago. So ये तो हमें समझ में आ ही गया है कि पाई इलेक्ट्रॉन का delocalization is at the heart of resonance system and वो polarity डेवलप करता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट। तो दो जो परमानेंट थे, इंडक्टिव और हमारा रेजोनेंस, ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हाइपर कंजुगेशन भी होता है जो इसके बाद आने वाला है, उससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया हुआ है टेम्पररी इफेक्ट, इसको देख लेते हैं। The organic compounds having a multiple bond, double or triple, show this effect in the presence of attacking reagent only. Attacking reagent की ही presence में होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मल्टीपल बॉन्ड की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ये आगे आने वाला है। इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल में ही प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ आ गया कि इसमें रिक्वायरमेंट होगी एक मल्टीपल बॉन्ड की, टू वन ऑफ द एटम्स जॉइंड बाय द मल्टीपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। अब यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि इसकी क्लोजनेस रेजोनेंस इफेक्ट के साथ ज़्यादा क्यों है, न कि इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। इसलिए इसके नाम में मैरिक आता है, जैसे रेजोनेंस में मेसोमेरिक आता है, क्योंकि इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और रेजोनेंस के अंदर भी। ये मैरिक इन दोनों के नाम में आता है, ये आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। रेजोनेंस का तो हमें पता ही है ना, केमिकल बॉन्डिंग में से भी हम जानते हैं वो। This effect is annulled as soon as the attacking reagent is removed. That's why we are saying it's a temporary effect. It is represented by E, जैसे हम इंडक्टिव को I से और रेजोनेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पहले अल्फाबेट्स हैं इन वर्ड्स के, इन इफेक्ट्स के। दो डिस्टिंक्ट टाइप का होता है ये, जैसे कि रेजोनेंस और इंडक्टिव भी होते थे, प्लस ई और माइनस ई। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्लस ई, इसका भी कन्वेंशन वैसा ही है, जो ये जिस ग्रुप से, जिस मॉलिक्यूल से अटैच हुआ उसका फायदा करवाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसफर करवाएगा उसमें, तो इट विल एक्ट एज प्लस ई इफेक्ट शो करेगा, एंड माइनस ई मतलब उसका नुकसान कर रहा है। इन दिस के इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम टू विच द रिएजेंट इज अटैच्ड। जिससे रिएजेंट अटैच हो रहा है उसका फायदा करवा रहा है, उसी से पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करवा रहा है, तो इट वुड बी प्लस ई इफेक्ट। एंड इसको पहचानना भी आसान है काफी कि कौन से प्लस ई ग्रुप होंगे कौन से माइनस ई। प्लस ई में प्लस आ रहा है तो जिनमें प्लस चार्ज शो होगा दैट विल एक्सेप्ट प्लस ई ग्रुप से, तो यहाँ पे एच प्लस है तो इट विल एक्ट एज एन अटैकिंग रिएजेंट इन दिस केस। एंड जिससे ये अटैच हो रहा है एच, उसी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा रहा है, उससे जो दूसरा है कार्बन उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड, यानी दूसरे पे ट्रांसफर हो जाते हैं, उसका नुकसान करवा देता है ये जिससे अटैच होता है। एंड नेगेटिव ई इफेक्ट है तो इसमें नेगेटिव चार्ज वाला अटैकिंग रिएजेंट होगा Cn माइनस, तो जिस कार्बन से अटैच हो रहा है उससे उसका नुकसान करवा रहा है ये, उससे दूसरे वाले के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो रही है, C माइनस उस पे आ जाएगा। When inductive and electromagnetic effects operate in opposite directions, electromagnetic effect predominates। तो जैसे रेजोनेंस डोमिनेट करता था इंडक्टिव इफेक्ट को, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी करता है, क्योंकि इन दोनों में ही कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज इन्वॉल्व होता है। इंडक्टिव में सिर्फ पार्शियल चार्जेस ही डेवलप करते हैं, तो दिस इज द रीजन दैट बोथ ऑफ दिस इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड रेजोनेंस हैव मोर powerful impact than inductive effect. Next is hyperconjugation. Of course it is a type of conjugation just like resonance, लेकिन इसको हाइपर क्यों बोलते हैं इसके पीछे रीजन है जो कि इसके कंसेप्ट से एक्सप्लेन होता है। नॉर्मल कंजुगेशन जो कि रेजोनेंस की फॉर्म में हम पढ़ते हैं उसमें एक डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, एक सिंगल बॉन्ड, उन अल्टरनेट वे में प्रेजेंट होता है, यानी दो टाइप के बॉन्ड्स एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। या तो फिर हमारा जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो भी काम चल जाए, क्योंकि दोनों में ही फ्रीली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या लोन पेयर हो, वो मूव कर सकते हैं, कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड चाहिए इस इफेक्ट को ऑपरेट करने के लिए, एंड दूसरा नो बॉन्ड के होता है हाइपर कंजुगेशन में। तो सिंगल बॉन्ड और नो बॉन्ड से ही ये कंजुगेशन ऑपरेट कर सकती है, यानी सिर्फ एक ही टाइप का बॉन्ड इसमें चाहिए, इसलिए इसको हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। हाइपर फॉर्म ऑफ कंजुगेशन एक ही की रिक्वायरमेंट होती है इस रीजन से। एंड दूसरा हम जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं यूजुअली कंजुगेशन में, क्योंकि वो लूजली वीकली बाउंड होते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि मूव करती है, स्टेबलाइज करती है मॉलिक्यूल्स को, जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पाया जाता है। तो ये भी एक रीजन है इसको हाइपर कंजुगेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व होते हैं जो कि मानी जाती है कि बहुत स्ट्रांगली बाउंड बॉन्ड में रिजल्ट करती है सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर। तो दैट्स व्हाई ड्यू टू बोथ ऑफ दीज रीजन इट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। इट्स अ जनरल स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। अब ये चीज बाकी के तीनों जो इफेक्ट हमने पढ़े हैं उनमें नहीं मेंशन होती, क्योंकि प्लस आई माइनस आई, प्लस आर माइनस आर और प्लस ई माइनस ई दोनों टाइप के वहां पे पॉसिबल थे, इसलिए ये लाइन वहां पे नहीं आती। सिर्फ ये हाइपर कंजुगेशन है जो कि जिस मॉलिक्यूल में जहां पाया जाएगा उसको स्टेबलाइज ही करेगा, कोई किसी भी सिचुएशन में उसको डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता ये, इसलिए इसका प्लस एच और माइनस एच में ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, सिर्फ प्लस एच ही है, इसलिए उन दोनों को मेंशन ही नहीं किया गया है। इस दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन ओनली। It involves the delocalization of the sigma electrons of CH bond of alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or to an atom with unshared p orbital। तो unshared यानी खाली इलेक्ट्रॉन से p ऑर्बिटल है, उसमें भी ग्रुप के अंदर हाइपर कंजुगेशन पाया जा सकता है। एंड अनसैचुरेटेड सिस्टम में बेसिकली दो आते हैं,
ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड में नहीं पाया जाता। इसका रीज़न हमें आगे पता लगेगा जब डिटेल में हम पढ़ लेंगे हाइपर कंजुगेशन को। स्ट्रक्चरल कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ट्रिपल बॉन्ड में इसके इफेक्ट के लिए, वो हम आगे देख लेंगे। तो अनसैचुरेटेड सिस्टम में जहाँ पे पी ऑर्बिटल होते हैं एंड खाली पी ऑर्बिटल ऑफ कोर्स एंड अनशेड पी ऑर्बिटल, तो ये अलग से मेंशन ही कर दिया जैसे कार्बोकैटायन में। तो मेनली आप यहाँ से इतना ध्यान रखिए कि कार्बोकैटायन के केस में और एल्कीन्स के केस में हमें हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है ये। The sigma electrons of the CH bond of alkyl group enter into partial conjugation with the attached unsaturated system और with the unshaded p orbital। ध्यान रखिए पार्शियल कंजुगेशन इसलिए है क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, कंप्लीटली मूव नहीं कर सकते, जस्ट लाइक पाई अनलाइक पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंजुगेशन में रेजोनेंस केस में पूरी तरह से कंप्लीट ट्रांसफर होता था, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में देखा देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर, वैसा यहाँ पे नहीं है, पार्शियल कंजुगेशन है। रीजन बीइंग क्योंकि स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड के अंदर विद द अटैच्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम और विद अनशेड पी ऑर्बिटल। अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन की बात कर रहा है, अनशेड पी ऑर्बिटल होता है कार्बोकैटायन के अंदर। ये भी स्ट्रक्चरल वे में समझाया जा चुका है हमें जहाँ पे कार्बोकैटायन की बात की जा रही है। इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही पाया जाता है ये, जस्ट लाइक रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो चार टाइप के इफेक्ट हमें पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव रेजोनेंस, ये तीनों होते हैं परमानेंट, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है टेम्पररी इफेक्ट। एंड हमने ऑलरेडी देख लिया कि क्यों इन बाकी तीनों को परमानेंट बोला जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ये। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि कैसे ऑपरेट करता है हाइपर कंजुगेशन। इथाइल कटायन का एग्जांपल लेके, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं एक प्राइमरी कार्बोकटायन होता है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है इसमें C+, in which positively charged carbon atom has an empty p orbital. One of the CH bonds of the methyl group can align in the plane of the empty p orbital, and the electrons constituting CH bond in the plane with this orbital then be delocalized into the MPP orbital as depicted in the figure। तो CH3 ग्रुप के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। इसका मतलब ऑल द CH बॉन्ड्स आर एट एंगल 109.5 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब एक टाइम पे एट वन टाइम ओनली वन ऑफ द CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी in the plane that is aligned with the empty p orbital of the carbocation. The other two bonds will be in some other planes at a time। इसलिए एक टाइम पे सिर्फ एक के साथ अलाइनमेंट हो सकता है, उसी के साथ जब ये होता है देयर अकर्स दिस फिनोमेना स्टेबलाइजिंग फिनोमेना ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि रेजोनेंस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पार्शियल कंजुगेशन इन्वॉल्व है, वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होगी हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रेंथ, क्योंकि मोमेंटेरीली ही सही चाहे, जैसे कि आप आगे देखने वाले इसमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ पार्शियली चार्जेस डेवलप करते हैं, एंड दूसरी बात वो वैनिश भी कर जाता है, इफेक्ट डिक्रीज होती रहती है उसकी स्ट्रेंथ अलोंग द चेन। ऐसा इसमें नहीं होता हाइपर कंजुगेशन में, ये चेन के थ्रू प्रोपगेट ही नहीं करता, सिर्फ एक जगह रहता है, इसलिए स्ट्रेंथ इसकी एक जैसी रहती है। तो दो रीजन की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है एंड हाइपर कंजुगेशन से कम होगी। ये स्टेबिलिटी जब डिसाइड करते हैं आप मॉलिक्यूल्स में तब आपके काम आती है, तो ये पॉइंट्स जरूर से आपको ध्यान होने चाहिए। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप stabilizes the carbocation because the electron density from the adjacent sigma bond helps in dispersing the positive charge। dispersing positive charge mean decreasing positive charge, electron density means negative charge density, and carbocation के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन चार्ज वन। दिस वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स इन दिस चैप्टर आल्सो ओनली। तो यह स्टेबलाइजिंग फिनोमेना होता है हाइपर कंजुगेशन, यही चीज़ आपको बताई जा रही है यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे इथाइल कार्बोकैटायन में कैसे ऑपरेट करता है ये चीज़ बताई जा रही है। तो ये जो CH बॉन्ड है कार्बोकैटायन का, इस प्लेन के अलोंग
one of the CH bond electrons of methyl group will align, let's say this one, and then electron density का transfer होगा, sharing होगी with that of carbon of the carbocation, and यहाँ पे formation हो जाएगी डबल बॉन्ड की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, and at some other point of time कोई दूसरा सी एच बॉन्ड अलाइन करेगा कार्बोकटाइन वाले एमटीपी ऑर्बिटल के साथ, एंड फिर उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ इस केस में दूसरा इसमें और तीसरा इस केस में। तो यहाँ से आपको एक चीज और क्लियर होनी चाहिए, दैट ग्रेटर इज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ग्रेटर विल बी द हाइपर कंजुगेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द कैटायन। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बेसिकली ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो H प्लस में रिजल्ट कर रहे हैं। जो कार्बोकटायन वाला होता है सी प्लस, उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, यानी जो सबसे पहला अटैच्ड है कार्बोकटायन से, इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उनके अलाइनमेंट की विद द एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकटायन, एंड फिर उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी होगी। So this is a general rule that greater the number of alkyl groups, greater is the stability through hyperconjugation effect. Thus we have the relative stability of the कार्बोकटाइन, इसका ऑर्डर टर्शरी की मैक्सिमम होती है एंड मिथाइल कार्बोकटाइन की मिनिमम होगी स्टेबिलिटी। इसका मेन रीजन हाइपर कंजुगेशन ही है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। इवन दो हम जानते हैं मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी स्टेबलाइज करता है कार्बोकटाइन को प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, लेकिन स्ट्रेंथ क्योंकि ज़्यादा होती है हाइपर कंजुगेशन की, इसलिए मेंशन ये किया जाता है। ये क्वेश्चन आई थिंक आ भी चुका है 2020 में कि जो टर्शरी कार्बोकटायन है वो स्टेबल क्यों होता है। ऑप्शंस में इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन दोनों थे, तो हाइपर कंजुगेशन आपको सेलेक्ट करना होगा वहाँ पे, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाता है वो टर्शरी कार्बोकटायन को। तो टर्शरी की सबसे ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी एंड प्राइमरी की सबसे कम। ये ऑर्डर भी एग्जैक्टली आपसे पूछा जा सकता है। हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो पॉसिबल इन एल्कीन्स एंड एल्काइल एरीन्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि एल्कीन्स में भी ये पॉसिबिलिटी होती है। केस ऑफ एल्कीन इज डिस्कस्ड बिलो आल्सो, एंड एल्काइल एरीन्स का मतलब बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें भी पॉसिबल हो गया हाइपर कंजुगेशन। हमें तो डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है हाइपर कंजुगेशन के लिए। एल्कीन्स नॉर्मल एल्कीन्स में भी वो प्रेजेंट होते हैं और एरीन्स यानी बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे प्रोपीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन आपको शो की हुई है, यहाँ से क्लियर होना चाहिए आपको कि एल्कायन के अंदर क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता हमारा हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट। ये जो अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर आपको पी ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एल्कीन्स के अंदर होते हैं डबल बॉन्ड जहां पे इन्वॉल्व है। ये स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी आया था। एल्कायंस की स्ट्रक्चर गिवन है केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की गई है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में एल्कीन्स के अंदर, उसके अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होते हैं सारे पाई ऑर्बिटल्स, साइड वाइज में पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अबो एंड बिलो नहीं होते। तो उनका जो प्लेन है एंड ये जो कार्बन वाला प्लेन है जो मिथाइल वाला डोनेट करने वाला, ये डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, इनमें ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अबो एंड बिलो सिर्फ डबल बॉन्ड वाले में प्रेजेंट होते हैं पी ऑर्बिटल, यही अलाइन कर सकते हैं अलोंग। बेसिकली अलाइन तो ये मिथाइल वाला करता है, यानी मिथाइल वाला अलाइन हो सकता है सिर्फ डबल बॉन्ड के पी ऑर्बिटल्स के अलोंग, तो इसलिए सिर्फ यहाँ ही प्रेजेंट होता है। केमिकल बॉन्डिंग से आपको रेफरेंस बेसिकली यहाँ से लेना होगा कि एल्कीन्स की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है सूटेबल जिसमें ओवरलैप हो पाती है एंड हाइपर कंजुगेशन रिजल्ट करता है। सो केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट स्टार्टिंग में भी यूज हो रहे थे, यहाँ भी यूज होंगे। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बेसिकली जितना भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो केमिकल बॉन्डिंग से ही आता है। देयर आर वेरियस वेज ऑफ लुकिंग एट द हाइपर
conjugative effect. One of the ways to regard CH bond possessing partial ionic character due to resonance. तो अब आयनिक करेक्टर होता ही है, ये हम देख आए हैं, पीछे हमने देखा था H प्लस की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो वहीं से क्लियर होगा कि पार्शियल आयनिक करेक्टर इज द वे दैट वी हैव टू विजुअलाइज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। यहाँ पे वेरियस वेज लिखी गई हैं, उन सब में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मेंशन ही नहीं है। आयनिक करेक्टर पार्शियल आयनिक ही वो वे है जिसमें हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताया था कि पार्शियल कंजुगेशन होती है इसमें, उससे आप पार्शियल आयनिक याद रख सकते हैं, कंप्लीट आयनिक नहीं होगा, सिर्फ पार्शियल होगा। अब आगे हमसे डिस्कस किया गया है हाइपर कंजुगेशन इन प्रोपाइन मॉलिक्यूल। तो ये जो कार्बन है प्रोपाइन वाला यानी डबल बॉन्ड वाला, इसका जो पी ऑर्बिटल है उससे अलाइन करेगा वन ऑफ द सी एच बॉन्ड ऑफ मिथाइल ग्रुप, एंड यहाँ पे अकर करेगी फिर हाइपर कंजुगेशन। ये मैंने मार्क किया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में दूसरे वाला इसका यहाँ पे पहले शो किया गया है। वैसे करेगा ये भी दोनों का होगा, लेकिन पहले ये शो किया गया है। तो यहाँ पे बन जाएगा एक डबल बॉन्ड, जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि H प्लस वाले CH वाले बॉन्ड ने डोनेट किया है। अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बन गया तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, जो कि नहीं हो सकती, 4 होनी चाहिए। इसलिए यहाँ से ये टूट के चला जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ हाइपर कंजुगेशन विल ऑपरेट इन दिस प्रोपाइन मॉलिक्यूल। एंड इसके बाद जो दूसरे CH बॉन्ड बचे वो अलाइन करेंगे इनटू द p ऑर्बिटल ऑफ प्रोपाइन डबल बॉन्ड वाला प्रोपाइन कार्बन, एंड लास्ट में ये वाला। तो दैट्स हाउ यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट कर रहा है, क्वाइट सिमिलर टू द कार्बोकेटाइन, वही प्रोसेस है। एंड हाइपर कंजुगेशन को रिगार्ड किया जा सकता है नो बॉन्ड रेजोनेंस भी, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते टाइम, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड और नो बॉन्ड के साथ कंजुगेशन होती है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। होती कंजुगेशन ही है, इसलिए रेजोनेंस बोलना इसको क्वाइट ऑब्वियस है। Now next is problem 12.19. Why the tertiary carbocation is more stable than the primary यानी इथाइल कार्बोकेटाइन एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन is least stable। तो ये पूछ रहा है कि इथाइल से टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल क्यों होता है। तो आज आप जानते ही होंगे, पीछे हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा, वही इसका रीज़न होगा। हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शन इन टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज ग्रेटर देन इथाइल कार्बोकेटाइन as the tert butyl carbocation has 9 CH bonds with 9 alpha hydrogen, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप्स है तो उनमें 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इन CH3 वैकेंट p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर। तो पहला हाफ तो आंसर कर दिया उसने भाई कि हाइपर कंजुगेशन ग्रेटर होगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन में, इसलिए इथाइल कार्बोकेटाइन से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे 9 है, वहाँ पे सिर्फ 3 ही है। और दूसरा पार्ट आगे आंसर कर रहा है, CH3 वैकेंट p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द CH bonds in which CH bond lie, hence cannot overlap with it, the CH3 plus lacks hyperconjugative stability। तो ये चीज हमने वही डिस्कस कर ली थी जहाँ पे कार्बोकेटाइन का सेक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये जो MTP ऑर्बिटल होता है कार्बोकेटाइन के अंदर, ये परपेंडिकुलर होता है टू ऑल द CH बॉन्ड्स। तीनों के तीनों CH बॉन्ड्स एक ही प्लेन में होते हैं, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर होती है मिथाइल कार्बोकेटाइन की और इन जनरल कार्बोकेटाइन्स में। तो ये दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर है, ओवरलैप इनमें पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, इसलिए CH3 प्लस के अंदर हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट ही नहीं करता, इसलिए इट इज लीस्ट स्टेबल। एंड कोई भी दूसरा और ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई आल्सो इसकी स्टेबिलिटी कम है ही नहीं स्टेबल बेसिकली। एंड यहाँ से 2020 में भी आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, हाइपर कंजुगेशन उसका रीज़न था।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो कि आपको यहाँ पे नहीं देखने क्योंकि इनकी डिटेल्स गिवन ही नहीं है यहाँ पे। फर्दर जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स एंड देन हेलो एल्केन्स आता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन चैप्टर, तो वहाँ पे डिटेल में ये रिएक्शंस गिवन होंगी आपको, एंड वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चार ही टाइप होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसको यहीं छोड़ दिया जाए, ना भी देखें तो कुछ चल जाएगा। ये आगे बताया भी गया है, यू विल स्टडी दीज रिएक्शन इन यूनिट 30 एंड लेटर इन क्लास 12। यहाँ क्लास 11 में सिर्फ यूनिट 30 यानी हाइड्रोकार्बन के अंडर में पढ़ना है।